पोर्च में किसी गाड़ी के रुकने, फिर इंजन बंद होने और दरवाजा बंद होने की आवाज आई। उसी वक्त मुझे अपनी एक शदीद गलती का एहसास हुआ। पोर्च में प्रताप की गाड़ी भी मौजूद थी। मुझे उस गाड़ी को वहां से हटवा देना चाहिए था, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब इसका दारोमदार विक्रम पर था कि वो गोपाल दास को कैसे मुतमईन करता है। चंद लम्हों के बाद कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज गूंजी। फिर ड्राइंग रूम में दराज कद्दो-कामत और कसरती जिस्म का एक शख्स दाखिल हुआ। उसने जीन्स के साथ टी शर्ट और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी। उसका रंग गंदुमी था और वो खासा वजीह जवान था। उसके नाम से जहन में कुछ ऐसा तसव्वुर उभरता था कि धोती कुर्ते और वास्कट में मलबूस कोई कमजोर सा आदमी होगा, जिसके गंजे सर के बीच में बालिश्त भर लंबी चोटी और माथे पर टीका होगा। मगर वो तो किसी हिंदी फिल्म का हीरो लग रहा था। उसके हर अंदाज से मुझे एहसास हो रहा था कि वो गैर मामूली आदमी है, और अगर रॉ ने उसकी खिदमात हासिल की हैं तो कोई गलत नहीं किया। उसे देखते ही विक्रम झपट कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, नमस्ते सर। उसने बावकार अंदाज में जवाब दिया, नमस्ते। फिर पूछा, प्रताप कहाँ है? विक्रम ने संभल कर कहा, वो तो अभी नहीं आए हैं। गोपाल ने चौंक कर विक्रम को देखा, बोला, नहीं आए हैं? मगर उसकी गाड़ी तो पोर्च में मौजूद है। विक्रम ने बहुत सफाई से झूठ बोला, मेरा मतलब है सर कि अभी उनकी वापसी नहीं हुई है। तकरीबन आधा घंटा पहले वो यहाँ से गए थे। उन्हें कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया था। उनकी गाड़ी कुछ ट्रबल कर रही थी। गोपाल ने जिराह करने वाले अंदाज में पूछा, फिर वो यहाँ से गया कैसे? गाड़ी तो तुम्हारी भी मौजूद है। वो इंतहाई जीरक और मक्कार शख्स था। उसे धोखा देना आसान नहीं था। विक्रम बोला, मैंने तो उन्हें अपनी गाड़ी ले जाने को कहा था, मगर उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी भी वक्त गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। मैंने गोपाल के चेहरे पर बेयकीनी के तासुरात देखे। वो अचानक फिक्रमंद नजर आने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता विक्रम की तरफ बढ़ा और बोला, प्रताप ने कितनी देर में लौटने को कहा था? विक्रम बोला, कह रहे थे आधे घंटे में आ जाऊंगा। गोपाल ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया और विक्रम के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम झूठ पर झूठ बोल रहे हो। किसका डर है तुम्हें? विक्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर सिर्फ थूक निकल कर रह गया, क्योंकि गोपाल ने अचानक एक अजीब सी वजह का रिवॉल्वर निकाल लिया था। गोपाल सफाक लहजे में बोला, अब मैं सिर्फ सच सुनूंगा। मुझे बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? फिर वो रिवॉल्वर को जुम्बिश देकर बोला, तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ धमकी नहीं देता हूँ, बल्कि उसे पूरा भी करता हूँ। बोलो, क्या बात है? विक्रम वहशतज़दा लहजे में बोला, मैं तो अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं चुप रहूं तो मरूंगा और जबान खोलूं तो भी मरूंगा। मुझे बताइए, आखिर मैं क्या करूं? गोपाल बुरी तरह चौंक उठा। उसने चीते की तरह जकंद भरी और विक्रम को साथ लेता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। विक्रम गड़बड़ा कर बोला, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपको सब कुछ। गोपाल गुर्रा कर बोला, चुप रहो, और किसी छिपकली की तरह तेजी से भारी भरकम सोफे के पीछे रिंग गया। उस कमबख्त का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था कि अगर फौरी तौर पर कोई यहाँ मौजूद हुआ तो वो उसी कमरे में हो सकता है जहाँ मैं मौजूद हूँ। खतरे का एहसास होते ही वो उस कमरे के दरवाजे से ओझल हो गया। गोपाल दास गुर्रा कर बोला, मुझे बताओ विक्रम, यहाँ कौन मौजूद है? मैं मरूं या जीऊं, मगर तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। विक्रम ने जल्दी से कहा, दूसरे कमरे में तैमूर मौजूद है। वो अब भी मुझसे बिगाड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने मेरा नाम नहीं लिया। गोपाल का पारा एकदम चढ़ गया। बोला, और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो हरामजादे, और अब भी झूठ बोल रहे हो? मेरा ख्याल है कि वहां तैमूर नहीं बल्कि कामरान खुद मौजूद है। फिर वो बुलंद आवाज में बोला, कामरान बाहर आ जाओ, हम इत्मीनान से बैठकर भी तो बातचीत कर सकते हैं। मैंने जवाब में खामोशी इख्तियार की। वो बोला, देखो कामरान, मेरी या तुम्हारी कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है एक दूसरे की जान लेने की? मैंने दिल ही दिल में उसे इंतहाई गलीज गाली दी और सोचा, जरूरत तो तुझे है हरामजादे, तू मेरे कत्ल का भारी मुआवजा वसूल कर चुका है। इस दफा भी मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मुश्किल ये थी कि वो मरदूद खतरा भांपते ही मेरे निशाने की जद से निकल गया था। उसे निशाना बनाने के लिए मुझे कमरे से बाहर आना पड़ता। उस सूरत में वो फायर करने में पहल कर सकता था, क्योंकि वो खुद तो सोफे की ओट में था। मुझे यकीन था कि यूजी की ताकतवर गोली सोफे का कुशन फाड़ती हुई गुजर जाएगी, मगर इसमें रिस्क बहरहाल था। मैं सारी रात हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता था। मुझे ये भी अंदाजा नहीं था कि गोपाल के हाथ में जो रिवॉल्वर है वो किस नौयत का है। इससे पहले मैंने इस साख्त का रिवॉल्वर नहीं देखा था। गोपाल भिन्ना कर बोला, कामरान से तो मैं निमट ही लूंगा, पहले तेरा हिसाब बराबर कर दूं। उसका इशारा विक्रम की तरफ था। विक्रम अभी तक मेरी नजरों में नहीं था। उसने करीब ही रखी हुई साइड टेबल उठाई और खासी कुव्वत से गोपाल की तरफ उछाल दी। वो ऐसे रुख पर पड़ा था कि सोफे की पुश्त का हिस्सा भी उसकी नजरों से ओझल नहीं था। मुझे गोपाल की हल्की सी कराह सुनाई दी। फिर उसने विक्रम को ऐसी ऐसी नाकाबिल अशात गालियां दी कि मुझे भी दांतों पसीना आ गया। मैंने गोपाल की इसी गफलत का फायदा उठाया और दरवाजा खोलकर बरकी सूरत से कमरे में आ गया। अचानक गोपाल के रिवॉल्वर से एक शोला सा चमका। मैं फौरन ही फर्श पर गिर गया।
अगर मुझे एक लम्हे की ताखीर हो जाती तो मेरे चीथड़े उड़ जाते। रिवॉल्वर की गोली मेरी बजाय पुश्त की दीवार पर लटकी हुई सीनरी पर लगी। दूसरे ही लम्हे न सिर्फ उस सीनरी का फ्रेम जलकर खाक हो गया, बल्कि दीवार में खासा बड़ा गड्ढा पड़ गया। उसने दोबारा फायर करने की कोशिश की, मगर वो उसमें पूरी तरह कामयाब ना हो सका। राइफल का बट उसकी कलाई पर लगा और उसका अजीब वजह का रिवॉल्वर उछलकर उसके हाथ से निकल गया। जरब इतनी शदीद थी कि गोपाल की जगह कोई और होता तो शायद चंद मिनट तक अपनी कलाई को हिला भी न सकता। गोपाल ने अपनी चोट की परवाह किए बगैर मेरी फेंकी हुई राइफल पकड़ ली और उसकी नाल का रुख मेरी तरफ घुमाना ही चाहता था कि मैंने एक जकंद में उसे जा लिया। दूसरे ही लम्हे हम गुत्थम गुत्था हो गए। हम दोनों ही की कोशिश थी कि किसी तरह राइफल अपने कब्जे में कर लें। गोपाल में मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा ताकत थी। मुझे अपने बाजुओं की कुव्वत पर बहुत नाज था, मगर गोपाल भी शायद लोहे का बना हुआ था। अगर रॉ ने उसे मेरे कत्ल पर मामूर किया था तो वो वाकई उसका अहल था। उसने अचानक लेटे ही लेटे घुटने से मेरी नाफ पर वार किया। वो जरब इतनी शदीद थी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सांस गोया सीने में अटक कर रह गई। मैंने सोचा, बस मियां कामरान, बहुत दिन जी लिए, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आन पहुंचा। तुम्हारी मौत का यही वक्त मुअय्यन किया गया था और कुदरत ने गोपाल को तुम्हारे लिए फरिश्ता अजल बनाकर भेजा है। राइफल आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ से निकल रही थी। बस मेरे जहन के किसी गोशे में ये ख्याल था कि अगर मुझे मरना ही है तो मर जाऊंगा, मगर इस जैसे जलील के हाथों नहीं मरूंगा। मेरी तवनाई आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही थी। गोपाल अगर उस वक्त मजीद एक जर्ब लगा देता तो मैं किसी कीचवे की तरह उसके हाथों मारा जाता। मैंने दाएं हाथ से राइफल एकदम छोड़ दी। गोपाल के अपने ही जोर से राइफल की नाल लीवर की तरह उसके चेहरे पर पड़ी। लम्हे भर को वो चकरा गया। मैंने उसकी पेशानी पर पूरी कुव्वत से घूंसा रसीद कर दिया। चोट की वजह से मेरे हाथ पैरों में सनसनाहट हो रही थी, इसलिए मेरे घूंसे में वो जान नहीं रही थी। यही घूंसा अगर मैं आम हालात में मारता तो उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह बिखर जाती। उस वक्त उस घूंसे से इतना फायदा हुआ कि गोपाल चकरा कर रह गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। मैंने झटके से राइफल उसके हाथ से छीन ली और उसकी नाल गोपाल के खुले हुए मुंह में घुसा दी। फिर मैंने सफाक लहजे में कहा, बस अब अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना तुम इस राइफल को खूब पहचानते हो और इसकी तबाहकारी से भी वाकिफ हो। ये कहता हुआ मैं घुटनों के बल बैठ गया। गोपाल ने जमीन पर पड़े पड़े दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, विक्रम, इरफान को बुलाओ। चंद लम्हे के बाद इरफान वहां मौजूद था। मैंने कहा, इस हरामजादे के हाथ पैर भी मजबूती से बांध कर यहीं सोफे पर डाल दो, मैं इससे जरा बात करना चाहता हूँ। इरफान फौरन ही वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वो लौटा तो उसके हाथ में कई टाइयां थीं जो यकीनन उसने विक्रम की वार्डरोब से निकाली होंगी। फिर उसने बहुत मजबूती से गोपाल के हाथ पांव बांधे और उसके पहलू में बेदर्दी से ठोकरें मारता हुआ बोला, तूने मुझे भी बहुत परेशान किया है। मैं तेरे साथ वो सलूक करूंगा कि तू मरने की ख्वाहिश करेगा, मगर मैं तुझे मारूंगा नहीं। उसी तरह अजियतें दूंगा जैसे तू दूसरों को देता आया है। ये कहकर इरफान ने उसके बाल पकड़कर उसे उठाया और सोफे पर धकेल दिया। मैंने तंजिया लहजे में कहा, हाँ गोपाल, तो तुमने मेरे कत्ल की सुपारी वसूल की थी? वो बोला, मैं तो किराए का कातिल हूँ। तुम मुझे इससे ज्यादा पैसे दोगे तो मैं रॉ के चीफ या पीएम को भी कत्ल कर सकता हूँ। मैंने संजीदा होकर पूछा, मेरे कत्ल के कितने वसूल किए थे? वो बोला, तुम्हारे कत्ल के मुझे $5000 दिए गए थे। मुझे उस वक्त बहुत हैरानी हुई थी। इतनी रकम में तो लोग मिनिस्टर्स को कत्ल करने का सौदा करते हैं, मगर तुम्हारी कुछ ऐसी दहशत है उन लोगों पर कि वो किसी भी कीमत पर तुम्हारा खात्मा चाहते हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि रकम तुमने एडवांस वसूल की है। गोपाल ने हैरत से कहा, हाँ, मगर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, इसका मतलब है उन्हें पूरा यकीन है कि तुम उनका काम जरूर करोगे। इतनी बड़ी रकम कोई यूं ही तो किसी को नहीं दे सकता। गोपाल दास बोला, मैंने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, इसीलिए उन लोगों ने इतनी बड़ी रकम मुझे एडवांस में दे दी है। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मगर लगता है अब उनकी ये रकम डूब जाएगी। मुझे मालूम था कि एक ना एक दिन मुझ पर यह समय जरूर आएगा। कोई भी आदमी हमेशा तो नहीं जीतता, कभी न कभी तो उसे हारना भी पड़ता है। हम जैसे लोग जब तक जिंदा रहते हैं खूब ऐश से जिंदा रहते हैं, फिर अचानक मौत हमें दबोच लेती है। मगर यही वक्त कल तुम पर भी आ सकता है। किस्मत हमेशा किसी का भी साथ नहीं देती। गोपाल दास वाकई जीदार आदमी था। उसे अपनी मौत का यकीन था। उसके बावजूद वो ऐसे इत्मीनान से बातें कर रहा था जैसे मुझसे महज रस्मी मुलाकात के लिए आया हूँ। मैंने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, किस्मत हमेशा किसी का भी साथ नहीं देती। मगर हैरत की बात यह है कि किस्मत ने तुम तीनों का साथ अचानक छोड़ दिया। अभी तो किस्मत मुझ पर मेहरबान है और आज के दिन ये मेरी तीसरी कामयाबी है। मैंने ब्लफ किया। गोपाल दास ने हैरत से कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसके लहजे में हैरत के साथ साथ तशवीश भी थी। मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे दोनों आकाओं एंथनी और जेरल्ड की बात कर रहा हूँ। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि अपने अपने मुल्क के छटे हुए बदमाश मेरे कत्ल के लिए मुंतखब किए गए थे
उनमें से 2 कुत्ते की मौत मारे गए और अब तीसरे की बारी है। गोपाल के चेहरे पर पहली दफा खौफ के साए लहराए। उसने होंठों पर जबान फेरते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। एंथनी और जेरल्ड मामूली डाकू या स्मगलर नहीं है, बल्कि मैंने उसका जुमला पूरा किया, कहा बल्कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्द हैं। मगर जब मौत आती है तो दुनिया की सुपर पावर का सदर भी एक मामूली आदमी की गोली का शिकार हो जाता है। सब खेल का वक्त है माय डियर गोपाल। फिर मैंने हंसकर कहा, अगर तुम्हें मौका मिल जाता तो वो भी इस वक्त मेरी मौत का जश्न मना रहे होते। गोपाल संभल कर बोला, तुम बहुत एतमाद से झूठ बोल रहे हो कामरान। कुछ देर पहले वो दोनों हॉलिडे इन में मेरे साथ थे। मैंने कहा, उनकी लाशें अब भी उसी होटल के एक कमरे में पड़ी होंगी। होटल की इंतजामिया को भी सुबह मालूम होगा कि यहाँ 2 आदमी कत्ल हो चुके हैं। गोपाल दास ने हिज़यानी कहका लगाया, बोला, देखा तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। वो दोनों हॉलिडे इन में ठहरे ही नहीं हैं, तो वहाँ उनकी लाशें कैसे हो सकती हैं? वो अपने सिफारत खाने में ठहरे हुए हैं, वहाँ तुम या तुम्हारा कोई आदमी पहुंच ही नहीं सकता। जवाब में मेरा कहकहा उससे भी बुलंद था। मैंने कहा, शायद मौत को सामने देखकर तुम्हारी अक्ल खप्त हो गई है। मैंने ये कब कहा है कि वो हॉलिडे इन में ठहरे हुए थे? क्या मरने के लिए जरूरी है कि मरने वाला वहीं ठहरा भी हो? ठहरे तो तुम भी यहाँ नहीं हो, मगर तुम्हारी लाश सुबह पुलिस यहीं से बरामद करेगी। उसके पास मेरी बात का जवाब नहीं था। मैंने अलबत्ता बातों बातों में उससे उगलवा लिया था कि एंथनी और जेरल्ड कहाँ हैं। मैंने कहा, तुम जीदार आदमी हो, तुम्हें मारते हुए मुझे वाकई अफसोस होगा, मगर तुम्हें जिंदा छोड़ना ऐसा ही है जैसे किसी सांप को जिंदा छोड़ना। गोपाल ने कहा, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत चर्चे सुने हैं कि तुम एक साथ 12 आदमियों से भिड़ जाते हो, घूंसा मार कर ताकतवर सांड को मार सकते हो। मुझे हसरत ही रही कि काश कभी मेरा तुमसे सामना हो, मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा सुपरमैन पैदा हो गया। मैंने इस्तेज़ाई लहजे में कहा, जो मुंह से लोहे के गोले निकाल सकता है, रस्सी पर चल सकता है, सीने पर से ट्रक गुजार सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारी इस बकवास बल्कि चापलूसी का मतलब क्या है, मगर अफसोस कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना, मगर ये बातें अब फिल्मों में ज्यादा अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हारी ये हसरत उसके बावजूद पूरी करता, मगर मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। इसमें मुझे बहुत से अहम काम करने हैं। तुम्हारी लाश भी ठिकाने लगानी है। गोपाल बेखौफी से बोला, मुझे बार बार ये मत जताओ कि तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं मरने के लिए तो उसी वक्त तैयार हो गया था जब तुमने मुझ पर काबू पाया था। जो आदमी मरने और मारने का बिजनेस करता हो उसके लिए चांसेस भी 50-50 होते हैं। मुझे वाकई इस बात का अफसोस है कि मैं तुमसे 2-2 हाथ किए बगैर मर जाऊंगा। फिर वो कुछ सोचकर बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी अहम इत्तला दूं जिससे तुम्हारा मुल्क बहुत बड़े नुकसान से बच जाए तो। उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने उसे झिड़क दिया, कहा, वक्त जाया मत करो गोपाल। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है कि वक्त गुजार कर तुम किसी तरह से बच जाओगे तो इसे अपने दिल से निकाल दो। तुम्हारे दोस्त इस वक्त हॉलिडे इन के कमरे में पड़े होंगे या किसी अस्पताल के मुर्दा खाने में। मैंने बेजारी से कहा, मगर मुझे इस बात का खतरा बहरहाल था कि मुमकिन है एंथनी और जेरल्ड किसी तरह यहाँ तक पहुँच ही जाएं। फिर मैंने सोचा कि अगर वो यहाँ पहुँच ही गए तो मेरा काम मजीद आसान हो जाएगा। मैं एक ही तीर से गोया 3 शिकार कर लूंगा, और वो भी ऐसे आदमखोर जो मौका मिलने पर मुझे ही हड़प कर जाते। गोपाल ने कहा, मेरी बात को झूठ मत समझो कामरान, मैं वाकई तुम्हें ऐसी इत्तला दे सकता हूँ कि तुम्हारा मुल्क बहुत बड़े नुकसान से बच सकता है। मैंने झुंझला कर कहा, मगर तुम वो इत्तला आखिर मुझे क्यों देना चाहते हो? तुम्हें अचानक मेरे मुल्क से इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? उसने साफ गोई से कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है ना तुम्हारे मुल्क से। मैं तो चाहता हूँ कि ये मुल्क दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाए। मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद से हमदर्दी है, अपनी जात से हमदर्दी है। जब अपनी जान पर बन जाए तो आदमी को किसी से भी हमदर्दी नहीं रहती। मैं तुम्हारी तरह सोशल वर्कर नहीं हूँ, बल्कि प्रोफेशनल कातिल और स्मगलर हूँ। मैं मौत का बिजनेस करता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी से भी सौदेबाजी कर सकता हूँ। मैं इस इत्तला के बदले में सिर्फ ये चाहूंगा कि मेरी जान बच जाए। मैंने तज़हीक आमेज़ अंदाज में कहा, और अगर मैं सौदेबाजी न करूं तो? वो बोला, तो फिर मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता। अपना रिवॉल्वर उठाओ और उसका पूरा चैम्बर मेरे सीने पर खाली कर दो। मैंने कहा, फर्ज करो तुम्हारी इत्तला के बाद भी हम तुम्हें जिंदा न छोड़ें तो? गोपाल पुरयकीन लहजे में बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे कुरान पर हाथ रखवा कर तुमसे वादा लूंगा कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मेरी जान नहीं लेगा, न किसी भी सरकारी इदारे या एजेंसी को इन्फॉर्म करेगा। मैं जानता हूँ कि तुमने एक बार सिर्फ जबान ही से मुझे कत्ल न करने का वादा कर लिया तो वो भी काफी होगा, मगर मैं अपने इत्मीनान के लिए तुमसे कसम भी लूंगा। मैंने कहा, और अगर वो इत्तला उतनी अहम न हुई तो? कसम खाने के बाद तो मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। मुझे भी अब कुछ दिलचस्पी पैदा हो चली थी। वो बोला, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि वो इत्तला इतनी अहम है कि उसे सुनकर तुम यूं उछलोगे जैसे तुम्हें जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। फिर वो मुस्कुराकर बोला, एक बात और,
तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम्हारे इस ब्लफ पर यकीन कर लिया है कि एंथनी और जेरल्ड मारे गए हैं। वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचने वाले होंगे। मैं उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर आया था। उसकी बात सुनकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। वो इंतहाई घाघ आदमी था। मैं यही समझ रहा था कि उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया है, मगर वो कोई और ही कहानी सुना रहा था। इरफान ने इस दौरान पहली दफा जबान खोली। बोला, इसकी बातों में मत आओ कामरान। ये हरामजादा महज वक्त गुजारने की कोशिश कर रहा है। इसने एंथनी और जेरल्ड के भूतों को सी ऑफ किया होगा, या फिर वो लाशें उनके भूतों की होंगी जो हॉलिडे इन में पड़ी हुई हैं। इरफान ने भी इंतहाई एतमाद से झूठ बोला। फिर कहा, मैंने उन दोनों के चेहरे मरने के बाद भी अच्छी तरह चेक किए थे, उन पर कोई मास्क वगैरह नहीं था। फिर वो अचानक गोपाल की तरफ घूमा। बोला, तुझे किसके आने की उम्मीद है? हमने ऐसा बंदोबस्त किया है कि यहाँ जो भी आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। ये कहकर उसने जोरदार लात गोपाल के चेहरे पर रसीद कर दी। इरफान का यह हमला इतना अचानक था कि गोपाल भी जहनी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं था। इरफान की ठोकर से उसके सामने के कई दांत टूट गए। वो खून थूकते हुए नफरत आमेज लहजे में बोला, बंधे हुए शेर पर तो गलियों के आवारा कुत्ते भी भौंकते हैं। मैंने तो कामरान की मर्दानगी के बहुत किस्से सुने थे। अगर यही मर्दानगी है तो मैंने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। कहा, बस तुम मुसलसल फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो। बंधा हुआ शेर, कुत्ते, मर्दानगी, ये सब हिंदी फिल्मों में होता है और पब्लिक इन्हें सुनकर खूब तालियां बजाती है। फिर मैंने अचानक इरफान से कहा, इस हरामजादे को खोल ही दो। ये खुद ही टुकड़ों में तकसीम होकर मरना चाहता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इरफान ने कहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी। कहा, खोल दो इसे, मैं भी तो देखूं कि भारत माता ने किस सूरमा को भेजा है, वरना तो इसके लिए तैमूर या विजय ही काफी है। मगर मैं मरने से पहले इसकी ये हसरत भी पूरी करूंगा कि ये मुझसे दो दो हाथ करना चाहता है। गोपाल हैरत से बोला, विजय? वो हरामजादा यहाँ भी पहुंच गया। मैंने घूमकर उसके सर पर थप्पड़ जड़ दिया। कहा, आइंदा मेरे किसी आदमी को गाली मत देना। फिर मैंने बिफर कर कहा, इरफान खोल दो इस सूरमा को। इरफान ने हिचकिचाते हुए उसे खोल दिया। बंदिशें खुलते ही गोपाल दास फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। इरफान की लात खाने के बाद उसका आधा चेहरा और गर्दन खून में लिथड़ गई थी। वो खासा खूबरू जवान था, मगर उस वक्त किसी इंग्लिश हॉरर मूवी का कोई किरदार लग रहा था। उसने जिस्म का दौरान खून दुरुस्त करने के लिए तेजी से इधर उधर हाथ चलाए, फजा में छलांग लगाई और उछल उछल कर खुद को वार्म अप करने लगा। मैं इस दौरान में अपनी जगह जमा खड़ा रहा और उसकी एक एक हरकत को गौर से देखता रहा। उसके स्टाइल से अंदाजा हो रहा था कि वो कराटे का माहिर है। फिर उसने अचानक फजा में छलांग लगाई और किसी माहिर जिम्नास्ट की तरह अपने जिस्म से फजा में दायरे बनाने लगा। वो इतनी तेजी से घूम रहा था कि मैं उसकी फुर्ती पर अशश कर उठा। फिर अचानक वो मेरे सामने आ ठहरा और अचानक दाएं हाथ से मेरी गर्दन पर वार करना चाहा। मैं उसे झुकाई देने के बजाय फुर्ती से जमीन पर बैठ गया। अगर मैं ऐसा न करता तो बुरी तरह मार खा जाता। हाथ से वार तो उसने मुझे बहकाने के लिए किया था। उसे अंदाजा होगा कि मैं कदरे झुककर उसका वार बचाऊंगा। अपने इस अंदाजे के ऐन मुताबिक उसने पूरी कुव्वत से ऐन उस जगह किक मारी जहां मेरा चेहरा होना चाहिए था। मगर मैं तो किसी नौ आमोज लड़ाके की तरह बैठ गया। वो अपने जोर में लुढ़क कर मुझ पर गिरा। मैंने उसकी पिंडली अपने हाथ में जकड़ी और उसे बेदर्दी से झटका दिया। उसके मुंह से हल्की सी गुर्राहट नुमा आवाज निकली, मगर वो बेबसी से हाथ हिलाकर रह गया क्योंकि मैं उसकी पिंडली पकड़े पकड़े खड़ा हो गया था। मैंने कहा, मेरे पास जाया करने को वक्त नहीं है गोपाल दास, वरना मैं इस मुकाबले को मजीद कुछ देर जारी रखता।